हेमंत और जादूगरनी रीटा। अध्याय 4 उल्लुओं की बारिश। मीठी धूप कोहरे को चीरकर खिड़कियों से झोपड़ी के अंदर आ रही थी। खिड़कियों से आती रोशनी में छोटे छोटे धूल के कण दिखाई दे रहे थे। ये जनवरी का एक खुशनुमा दिन था। झोपड़ी की मालकिन रीटा हल्के पीले रंग की लॉन्ग स्कर्ट पहने थी, जिस पर सफेद सुंदर फूल बने थे। ठंड से बचने के लिए उसने एक सुंदर सफेद शॉल भी ओढ़ रखा था। कुर्सी पर बैठी रीटा मेज पर रखे अपने सूप के कटोरे में बेध्यानी से चम्मच घुमा रही थी, जिस कारण एक दो मशरूम बाहर भी गिर गए थे। वो खुली खिड़की को देख रही थी। उसे किसी चीज के आने का इंतजार था। उससे अब और बैठा नहीं जा रहा था। वो अधीर होकर उठी। वह दरवाजे को खोलकर बाहर आई और आसमान को अधीर भाव से देखने लगी। दरवाजे के किनारे लगे कढ़ाई जितने बड़े सफेद फूल कभी रीटा को तो कभी आसमान को देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो फूल भी जिज्ञासु हों। रीटा का ध्यान फूलों पर गया। वो थोड़ी मुस्कुराई। फिर उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और फूलों की दिशा में कर लहराई। तत्काल छड़ी से मोती जैसे पानी की बूंदें फूलों के ऊपर पड़ी। वो झूम उठे। ऐसा लगता था जैसे वे सभी जीवित हों। रीटा आगे बढ़ी और बगीचे के बीच रखे मेज जितने बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गई। मैदान व बगीचे की घास थोड़ी बड़ी हो गई थी। घास के बीच कई जंगली पौधे भी थे, जिन पर लगे फूलों पर तितलियां व मक्खियां भिनभिना रही थी। रीटा ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि इस जंगल के बीच इस झोपड़ी में जीवन कितना बेहतर और शांत है। उसके पूर्वजों की ये झोपड़ी बहुत ही बढ़िया, सुखद, आरामदायक और प्रभावशाली थी। कोई कैसे इस स्वर्ग में जीवन बिताने से इनकार कर सकता है, बशर्ते वो जादूगर हो। रीटा के बगीचे में कई आयुर्वेदिक पौधे भी लगे थे, जिसमें तुलसी, मुलेठी, शतावरी, गुडेची, चिरायता, ब्राह्मणी, सर्पगंधा आदि के साथ साथ कुछ जादुई पौधे भी थे, जो रात होने पर चंद्रमा की रोशनी में चमकते थे। लेकिन पौधे बगीचे में बेतरतीब ढंग से लगे। लेकिन केवल औषधीय पौधे ही नहीं, बल्कि मैदान के किनारे लगे बड़े पत्थरों के पास इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, हरड़, मुलेठी, जावित्री, तेजपत्ता आदि की कई झाड़ियां व पेड़ भी थे। जीरा, धनिया, सौंफ आदि के पौधों की छोटी क्यारियां भी बनी थी। दरअसल रीटा की आजीविका इन मसालों पर और इन पौधों पर ही निर्भर करती थी। वो मसालों को मगलू बाजार में बेचती थी, जिससे उसे अच्छी खासी मगलू धन की प्राप्ति होती थी। लेकिन मगलू धन जादूगरों के धन की अपेक्षा कम लाभप्रद होता है। लेकिन ये रीटा की आजीविका के लिए पर्याप्त था। रीटा व्यापार के लिए महीने में केवल एक बार ही बाहर जाती थी। वो पूरे महीने मसालों को बाजार के योग्य तैयार करती थी। उनमें से कई पौधे, झाड़ियां और पेड़ तो आवरण, जंगल या मौसम के अनुरूप ही नहीं थे, लेकिन वे सभी हर मौसम व परिस्थिति में समांतर उपज देते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि रीटा उन्हें अतिरिक्त जादुई मदद दे रही थी। जादुई मदद के कारण ही वो हर मौसम में पर्याप्त उपज दे रहे थे। रीटा अपने बगीचे को देख ही रही थी कि तभी कहीं दूर से उल्लुओं की आवाज सुनाई दी। रीटा ने आसमान की ओर देखा। दो उल्लू झोपड़ी की ओर उड़कर आ रहे थे। दोनों के पंजों में कुछ सामान था। उल्लू सीधे रीटा के पास पत्थर पर उतरे। दोनों ही उल्लू मध्यम आकार के काले भूरे पंखों वाले थे। एक के पंजे में एक पत्रिका थी और दूसरे के पंजे में कोई सामान भूरे कागज में लिपटा था। ऐसा लगता था जैसे से जल्दबाजी में लपेटा गया हो। बहरहाल पत्रिका वाले उल्लू के पैर में एक छोटी थैली बंधी थी। रीटा ने उसमें 3 कांसे की मुद्रा डाली। उल्लू पत्रिका वहीं छोड़कर उड़ गया। फिर रीटा ने दूसरे उल्लू से गुड़ी मुड़ी कागज कर लिपटे सामान को ले लिया। वो उल्लू भी तुरंत उड़ गया। रीटा दोनों चीजों को लेकर झोपड़ी के भीतर आ गई। मेज पर आज एक सफेद कपड़ा बिछा था, जिसके किनारे पर नीले व सुंदर फूल बने थे। मेज के बीच में एक सुंदर चीनी मिट्टी का फूलदान रखा था, जिसमें गुलाबी रंग के फूल लगे थे। रीटा ने पत्रिका को मेज पर रख दिया और खुद कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो सामान को देखने लगी। रीटा ने कागज को सामने से हटाया, लेकिन उसे केवल एक पत्थर ही मिला, एक सफेद रंग का छोटा पत्थर। उसे पत्थर की उम्मीद नहीं थी। शायद ये किसी तरह का मजाक हो। रीटा की निगाह उस कागज के कोने पर गई जिसमें वह पत्थर लिपटा था। उस पर जल्दी जल्दी में कुछ शब्द लिखे थे। ये पत्थर किसी भी कीमत पर किसी को ना मिले। रीटा का सिर चकरा गया।
उसके मन में कई सवाल थे, जैसे इस साधारण पत्थर में क्या खास बात है? क्या ये पत्थर भेजने वाला किसी आपात स्थिति में तो नहीं? पर वो मुझे कैसे जानता है? या ये कोई मजाक तो नहीं? बहरहाल छोटा चटक सफेद रंग का पत्थर रीटा के हाथ पर रखा था। पत्थर बहुत ही सुंदर था, लेकिन उस पर एक छोटी आकृति बनी थी। रीटा पत्थर को चेहरे के पास लाकर देखने लगी। ये कोई प्रतीक था जो कुछ कुछ स्वास्तिक से मेल खाता था। रीटा ने पत्थर को पुनः कागज में लपेटा वह उसे दूर कमरे में बनी अलमारी के ड्रॉर में रख दिया। अंगीठी में हल्की हल्की आंख कड़क रही थी। रीटा के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। वो पत्रिका पढ़ने के लिए जिज्ञासु थी। उसने तुरंत पत्रिका उठाई। आहा, तो इस महीने का प्रकाशन आ ही गया। मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी, रीटा चहकते हुए बोली। पत्रिका के पहले ही पेज पर उसका नाम लिखा था, आपकी सहेली जादूगरनियों की मनपसंद पत्रिका, संपादक मिस कविता। पृष्ठ पर एक बड़ा कार्टून चेहरा बना था जो किसी चटक गुलाबी रंग के कपड़े पहने महिला का था। कार्टून चित्र वाली महिला आंख मारती हुए फ्लाइंग किस कर रही थी। पत्रिका में बहुत सारे पैम्पलेट भी थे, जिनमें पोशाकों दुसालों की दुकान का विज्ञापन, सौंदर्यवर्धी काढ़ों का विज्ञापन, जादुई दावत भोजनालय दुकान का विज्ञापन और इसके साथ साथ कई चीजों के और विज्ञापन पैम्पलेट भी थे। रीटा ने उन सबको पत्रिका से निकालकर मेज पर रख दिया। पत्रिका के पहले ही पृष्ठ पर एक सूचकांक बना था, जिसमें पत्रिका के अंदर किस किस विषय पर बात की गई है इस बारे में जानकारी थी, जो सीरीज वाइज लिखी थी। सन 2019 में सौंदर्य श्रेष्ठ जादूगरनी का किताब पाने वाली महिला, पृष्ठ 1 से 2 तक। जादू मंत्री की असिस्टेंट मिस रोजी का इंटरव्यू, जानिए कैसे उन्होंने रूप के साथ साथ बुद्धि के क्षेत्र में भी सिक्का जमाया, पृष्ठ 3 से 5 तक। राशिफल, जानिए कैसा रहेगा आपका महीना, पृष्ठ 6 पर। मशहूर गायक मोहित और उनकी पत्नी विनी के संबंधों में टकरार, पृष्ठ 7 से 8 तक। रीटा की निगाह गायक के दाम्पत्य जीवन वाली लाइन पर आकर रुक गई। उसने तुरंत पृष्ठ 7 खोला। पृष्ठ पर गायक व उसकी पत्नी की तस्वीर बनी थी और ये शब्द लिखे थे, मशहूर गायक मोहित व उनकी पत्नी विनी के आपसी संबंध। रीटा ने पढ़ना शुरू किया। मोहित एक जाने माने गायक हैं। उनके गाने जादूगरों की दुनिया का एक अटूट अंग है। वो प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन इतना ही सुखद नहीं है। उनकी पत्नी विनी एक सुंदर जादूगरनी है, लेकिन वो दिल से उतनी ही बुरी हैं। दरअसल दोनों ने प्रेम विवाह किया था, जिसे लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पिछले 6 महीने से वो किसी भी फंक्शन में साथ नहीं आए हैं और जब मैंने विनी से एक फंक्शन में इसके बारे में पूछा तो उन्होंने अत्यधिक काम का बहाना बना दिया। लेकिन मैं एक अनुभवी रिपोर्टर होने के नाते आपको बता दूं कि मैं चेहरे के भाव देखकर बता सकती हूँ कि आखिर बात क्या है। और मिस विनी के चेहरे से ऐसा लगता था जैसे रात ही उनकी लड़ाई हुई हो। गायक मोहित ने एक रिश्तेदार ने, हालांकि उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, उन्होंने हमें विनी के बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने कहा, विनी तो पहले से ही गड़बड़ है। विवाह से पहले ही उसने कई प्रेम संबंध रचाए हैं और अब वो इस संबंध से ऊब गई है। हालांकि मिस्टर मोहित अब भी विनी को दिलो जान से प्रेम करते हैं, लेकिन विनी अपनी पुरानी जिंदगी को ज्यादा पसंद करती है, जिसमें वो रंगीन मिजाज जादूगरनी थी। और मुझे ये बात इसलिए पता लगी क्योंकि मैं एक बार उनकी लड़ाई की साक्षी बनी हूँ। रीटा गायक के निजी जीवन की बातें चटकारे लेते हुए वह उत्साह से पढ़ रही थी। पत्रिका में कई चीजें थी, जिनमें रूप सौंदर्य के उपाय, सेहत की बातें, चुटकुले आदि थे, लेकिन ज्यादातर इस पत्रिका में लोगों के निजी जीवन की बातें थी, जिन्हें रीटा जैसी महिलाएं मजे लेते हुए पढ़ती थी। रीटा, तुम क्या पढ़ रही हो? मैडम सविता ने पूछा। रीटा की माँ मैडम सविता अभी अभी अपनी तस्वीर में आई थी। रीटा ने ऊपर देखा और अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहा, ये तो आपकी सहेली जादूगरी पत्रिका है। मैं इसमें कुछ खास पढ़ रही थी। गायक के जीवन के बारे में? मैडम सविता तस्वीर में बनी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आपको कैसे पता? रीटा ने आश्चर्य से पूछा। मैडम सविता ने अपने हाथ नाटकीय तरीके से हिलाए। वह चहकते हुए बोली, तुम तो जानती ही हो रीटा, मेरी एक तस्वीर मंत्रालय दिल्ली में लगी है और अभी अभी मैं उसी तस्वीर से आई हूँ। मंत्रालय में लोग एक दूसरे की तस्वीर में जा सकते हैं,
तो मैं अपनी सहेली से मिलने उसकी तस्वीर में गई थी। उसकी तस्वीर तीसरे माले पे मौसम विभाग वाले गलियारे में लगी है। तो वहाँ कई तस्वीरों में गायक के ऊपर लिखे लेखों पर जिक्र हो रहा था। लेकिन रीटा, मंत्रालय में तो कोई और ही खबर उड़ रही है। किस बारे में? रीटा जिज्ञासु होकर पूछने लगी। मैडम सविता अब और नाटकीय व चटकारे लेते हुए बोली, अरे हाँ, मिस रोजी के बारे में। मंत्री जी की असिस्टेंट मिस रोजी? रीटा बोली। हाँ, मंत्री जी की असिस्टेंट मिस रोजी, सविता ने कहा। उसने उसी अंदाज में आगे बोलना जारी रखा, या असिस्टेंट ना कहकर प्रेमिका ही कह दे। ओह हाँ रीटा, आज मंत्रालय में मजा ही आ गया। अफसोस मैं मौके पर नहीं थी, लेकिन मेरी सहेली वहीं मौके पर थी। उसने मुझे एक एक बात बताई है। तुमने मिस रोजी का इंटरव्यू तो पढ़ा ही होगा? रीटा के चेहरे पर आए भाव देखकर मैडम सविता बोली, नहीं पढ़ा? अरे रीटा, वो ही तो पढ़ने की चीज थी। मिस रोजी ने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे मंत्री जी ने उनके काम में मदद की। मिस रोजी उनके काम में किस प्रकार मंत्री जी की मदद करती है। मंत्री जी का रवैया रोजी के प्रति कितना अच्छा है, और रोजी का स्टाइल, चाहे वो कपड़ों का हो या काम का, मंत्री जी को कितना पसंद है। और रीटा, तुम्हें तो पता ही है मैडम कविता कितनी बेहतरीन रिपोर्टर है। मुझे तो लगता है मिस कविता ने मंत्री जी और रोजी के प्रेम प्रसंगों की बातें आखिरकार रोजी से निकलवा ही ली। वैसे भी मिस रोजी सुंदर तो हैं, मंत्री जी ने यूं ही नहीं उसे असिस्टेंट चुना होगा। मैंने तो कई बार देखा है कि रोजी मंत्री जी पर कैसे डोरे डालती है। बहुत ही चालाक महिला है। बेचारी मंत्री जी की पत्नी, मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी महिला है। क्या मंत्री जी की पत्नी ने लेख नहीं पढ़ा? रीटा बोली। रीटा की माँ कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने आंखें चौड़ी खोल ली। ऐसा लगता था जैसे वो खुशी से फटने वाली हो। मैडम सविता ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए आगे कहा, यही तो मुख्य बात है जिसने आज मंत्रालय में नई लहर उत्पन्न कर दी है। हे भगवान, मैं मौके पर कैसे चूक गई। मंत्री जी की पत्नी ने तो सुबह ही लेख पढ़ लिया था, और कविता ने तो ये लेख ऐसे लिखा था जैसे ये लेख रोजी के इंटरव्यू पर नहीं, बल्कि उनकी प्रेम की जिंदगी पर ज्यादा हो। ओहो, मंत्री जी के और रोजी के प्रेम प्रसंगों का इंटरव्यू, वाह। इसका पूरा पूरा असर मंत्री जी की पत्नी पर हुआ। मंत्री जी की पत्नी सुबह ही मंत्रालय पहुंच गई। उन्होंने मंत्री जी को न्याय विभाग वाले गलियारे में घेर लिया। और रीटा, तुम यकीन नहीं करोगी कि गलियारे में भी नहीं बल्कि तस्वीरों में भी भीड़ लग गई। मंत्री जी की पत्नी ने मंत्री जी को खूब खरी खोटी सुनाई, और रोजी को तो खूब गंदी गंदी गालियां भी दी। वो तो बिल्कुल आग की लपट बनी हुई थी। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सारे मंत्रालय को बता दिया कि कैसे मंत्री जी रातों तक, देर तक रोजी से बातें करते थे, और पूछने पर मंत्रालय के काम का बहाना बना देते थे। कैसे उनकी शर्ट पर लिपस्टिक का दाग मिला, कैसे वो रोज उसी रंग का रुमाल लेकर जाते थे जिस रंग की ड्रेस मिस रोजी पहनती थी, कैसे उनकी नाक के नीचे मंत्री और रोजी ने ये सारा प्रेम ग्रंथ रच दिया। और रीटा, बस एक ही कमी रही कि मिस रोजी आज मंत्रालय में नहीं थी, वरना कसम से आज द्वंद युद्ध देखने को मिलता। ओहो, प्रोग्राम लगभग 1 घंटा चला। फिर जैसे तैसे करके मंत्री जी ने अपनी पत्नी को ऑफिस चलने के लिए मना ही लिया। संचालन दस्ते का एक व्यक्ति बता रहा था कि कैसे मंत्री जी हाथ पैर जोड़कर अपनी पत्नी को घर वापस भेजा, और जाते जाते भी उनकी पत्नी रोजी और मंत्री जी को बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां देती जा रही थी। मुझे तो इंतजार है कि जिस दिन रोजी मंत्री जी की पत्नी के हाथ लगेगी, उस दिन रोजी का खेल खत्म। देखना रीटा, वो दिन दूर नहीं है जब इस पत्रिका में मंत्री जी के जीवन के ऊपर एक लंबा लेख लिखा आएगा। अब एक बात तो तय है कि रोजी अब मंत्री जी की असिस्टेंट के पद पर और नहीं रहेगी। रीटा अपनी माँ की बात पूरी लगन व उत्साह से सुन ही रही थी कि तभी एक उल्लू पंख फड़फड़ाता हुआ रीटा के सामने मेज पर आ बैठा। अचानक उल्लू के आ जाने से रीटा और उसकी माँ चौंक पड़ी। उल्लू एक पार्सल लाया था। रीटा ने पार्सल ले लिया। उल्लू तत्काल उड़कर बाहर चला गया। रीटा ने पार्सल खोला। उसमें एक कागज का डिब्बा था जिस पर खिलौने की आकृतियां बनी थी। रीटा ने डिब्बा खोला। उसमें 4 इंच बड़ा एक जादुई झाड़ू पर बैठी चुड़ैल का खिलौना था। चुड़ैल की लंबी नाक, नुकीली टोपी व काले कपड़े थे। उसके साथ साथ एक कागज भी था जिस पर 3 लाइनें लिखी थी जो इस तरह थी, खिलौने पर किए गए सम्मोहन की अवधि लगभग 1 वर्ष। खिलौने को चलाने के लिए खिलौने की दिशा में छड़ी करें और बोले चलो।
वहीं रोकने के लिए बोले, रुको। रीटा ने कागज पढ़कर खिलौने वाली चुड़ैल की दिशा में छड़ी कर दी और बोली, चलो। तत्काल खिलौने वाली चुड़ैल का मॉडल हवा में उड़ने लगा। वह रीटा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हॉल में घूम रही थी। बीच बीच में चुड़ैल हंसने की आवाज भी निकालती थी। रीटा ने थोड़ी देर तक खिलौने को उड़ते देखा। फिर वो खिलौने की दिशा में छड़ी कर बोली, रुको। चुड़ैल धीरे धीरे पुनः मेज पर उतरकर स्थिर हो गई। रीटा ने पुनः खिलौने को कागज के डिब्बे में रख दिया। तुमने ये किसके लिए मंगाया है? रीटा की माँ बोली। टीना के लड़के के लिए, जन्मदिन का उपहार, रीटा ने जवाब दिया। मैडम सविता की भरकिटियां तन गई। वो बोली, तो तुम जन्मदिन में जा रही हो, पर क्यों? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम जानबूझकर खुद को दुखी कर रही हो? मैं दुखी नहीं हूँ, रीटा शांत आवाज में बोली। उसने आगे कहा, मैं बस थक गई हूँ अतीत का मन का बोझ ढोते ढोते। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उन चीजों को छोड़ना चाहती हूँ जिनका वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तो बस सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ, बिना किसी दर्द या दुख या निराशा के। मैडम सविता ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रीटा ने कहा, और मैं इस विषय पर अब और कुछ नहीं बोलना चाहती और ना ही कुछ सुनना चाहती। मैडम सविता चुप हो गई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वो हाथ बांधकर रीटा को घूरने लगी कि तभी उस दिन का चौथा उल्लू उड़ता हुआ रीटा के सामने मेज पर खिलौने वाले डिब्बे के पास उतरा। मेज पर कोई सामान छोड़कर उल्लू तत्काल वापस उड़ गया। रीटा ने सामान उठाया। ये एक कागज का लिफाफा था जो टेप से पूरी तरह सील था। रीटा ने लिफाफा खोला। उसमें काली राख का एक पैकेट था। छू पाउडर, मैं इसी का तो इंतजार कर रही थी, रीटा खुश होते हुए बोली। वो उठकर अंगीठी के पास गई और वहां रखे चीनी मिट्टी के मर्तबान में छू पाउडर को रख दिया, पर थोड़े छू पाउडर उसने आग में भी फेंक दिया। आग की लपटें हरी हो गई। रीटा ने साफ व ऊंची आवाज में कहा, जादुई दावत भोजनालय। आग से किसी महिला की आवाज आई, जादुई दावत भोजनालय में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आवाज बहुत ही औपचारिक थी। आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? रीटा ने आग को संबोधित करते हुए कहा, 35 नंबर वाली डिश, और हाँ, पायसम भी। ठीक है, आप भुगतान करें मैम। रीटा ने अपनी जेब से एक चमड़े की थैली निकाली और उसमें से कुछ चांदी के सिक्के निकालकर आग में हाथ डालकर छोड़ दिए। एक पल बाद ही आग से आवाज आई और एक हाथ भी बाहर आया। मैम, ये रहे आपके बचे सिक्के और ये है टोकन। कृपया 10 मिनट प्रतीक्षा करें। टोकन के माध्यम से आपको खाना भेज दिया जाएगा। आग पहले की तरह सामान्य पीली हो गई। रीटा कांसे की मुद्राओं को थैली में रखकर मेज पर आकर बैठ गई। उसने टोकन को भी मेज पर रख दिया। टोकन किसी बिस्कुट जितना बड़ा व तांबे का बना था। उस पर दुकान का नाम जादुई दावत भोजनालय लिखा था। वह 103 नंबर भी लिखा था। बहरहाल रीटा पुनः पत्रिका पढ़ने लगी। पत्रिका के पृष्ठ 13 पर यह शीर्षक लिखा था, क्या घरेलू नुस्खे आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं? रीटा इस लेख में रुचि ले रही थी। वहीं मैडम सविता भी अपनी तस्वीर में बनी कुर्सी पर बैठी थी और अपने नाखूनों को कपड़े से साफ कर रही थी। करीब 10 मिनट बाद भोजनालय का टोकन नीले रंग में चमकने लगा। अचानक नीली चमक के साथ 103 नंबर का टोकन गायब हो गया और उसके स्थान पर एक प्लेट में खाना प्रकट हुआ। खाना अभी भी गर्म था और उससे भाप उड़ रही थी। रीटा के मुंह में पानी आने लगा। खाने की खुशबू रीटा को ललचाने लगी। खाने की प्लेट में कोई खिचड़ी जैसा पकवान था, लेकिन ये खिचड़ी नहीं थी। इसमें चावल, आलू, प्याज, लहसुन, पनीर के साथ साथ कई सारी चीजें थी। ये कुछ कुछ मंचूरियन जैसी भी लग रही थी। पकवान के साथ साथ एक बड़ी कटोरी में चावलों से बनी पायसम भी थी, जिसमें बहुत सारे मेवे पड़े थे। खाने को देखकर तस्वीर में मैडम सविता भी ललचा गई। उन्होंने कहा, ये डिश मुझे भी बहुत पसंद है, पर अफसोस आप इसे खा नहीं पाएंगी, रीटा ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। वो मैडम सविता को दिखाते हुए खाने का लुत्फ लेने लगी। खाने के स्वाद में रीटा को ऐसा आनंद मिल रहा था कि वो मेज पर रखे अपने आधे बचे मशरूम सूप को देख भी नहीं रही थी। लेकिन मशरूम सूप की गति हो गई, क्योंकि तभी एक बड़ा काला उल्लू मेज पर उतरा। मेज पर पहले से ही बहुत सामान था। रीटा की किताबें, फूलदान, हैंडल वाला शीशा, पत्रिका, चुड़ैल वाले खिलौने का डब्बा और रीटा का खाना। तो उल्लू को जगह बनाने में दिक्कत हुई और उसका पैर मशरूम सूप के कटोरे पर पड़ा। सूप बिखर गया।
सूप पत्रिका व किताबों को भिगोने लगा। रीटा चौंक गई थी। उसके हाथ से चम्मच भी छूट गई। बहरहाल वो स्तब्ध रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं मैडम सविता भी कुर्सी से पुनः उठ गई और उनकी आंखें उल्लू को एकटक देख रही थी, क्योंकि उल्लू कोई सामान्य उल्लू नहीं था। दरअसल ये किसी बड़ी बिल्ली जितना बड़ा व हरी आंखों वाला था और इसके फर स्याह काले थे। ये जादुई नस्लीकरण प्रयोग से जन्मा उल्लू था। ये किसी सामान्य उल्लू से दोगुने ज्ञानी व तेज उल्लू थे और इन उल्लुओं की सबसे खास बात यह थी कि ये दिन में भी पूर्णतः सामान्य तरीके से देख सकते थे व अपना कार्य कर सकते थे। ये उल्लू अधिक बड़ी संख्या में नहीं थे, इसलिए इनकी विशेषता को देखते हुए इस नस्ल के सभी उल्लुओं को मंत्रालय में कार्य करने के लिए रखा गया था। लेकिन मंत्रालय में इन्हें रक्षक विभाग या फिर आपातकालीन स्थिति में ही प्रयोग करते थे। रीटा, इस उल्लू का आना कोई शुभ संकेत नहीं है, मैडम सविता ने स्पष्ट अंदाज में कहा। उल्लू मेज पर तनकर खड़ा था। उसकी हरी आंखें रीटा पर गड़ी थी और फिर उसने चोंच में पकड़ी चिट्ठी रीटा के आगे गिरा दी। रीटा ने हिम्मत करते हुए चिट्ठी उठाई। चिट्ठी के लिफाफे पर हरी स्याही से रीटा का नाम व पता लिखा था। चिट्ठी पर हरी स्याही का मतलब था कि चिट्ठी आधिकारिक तौर पर भेजी गई है। चिट्ठी लाल मोम की सील से बंद थी, जिस पर लगी मोहर में 2 छड़ियां व एक चक्र बना था। ये मंत्रालय की मोहर थी। रीटा ने थूक गटका, सावधानी से मोहर हटाई व चिट्ठी बाहर निकाली। उसमें कुछ ही लाइनें लिखी थी। मिस रीटा, आपको सूचित किया जाता है कि कल यानी 28 जनवरी सन 2020 को शाम के समय मंत्रालय की ओर से एक अधिकारी आपसे कुछ बात करने आपके निवास स्थान पर आएगा और ये एक गुप्त विषय है, तो किसी को इस विषय के बारे में जानकारी ना दे। चिट्ठी भी वापस उल्लू को लौटा दे। कृपया वार्तालाप में अधिकारी का सहयोग करें। धन्यवाद। रीटा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चिट्ठी से ऊपर उल्लू की ओर देखा और तुरंत चिट्ठी लिफाफे में डालकर उल्लू को पकड़ा दी। उल्लू चिट्ठी चोंच में दबाकर तुरंत खिड़की से बाहर उड़ गया। यदि रीटा का चेहरा सफेद था तो मैडम सविता का चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी ने उन्हें 2-3 थप्पड़ खींच के मारे हों। वो अजीब भाव वाले चेहरे से अजीब अंदाज में बोली, ये उल्लू, ये भारतीय संकर उल्लू प्रजाति का एक उल्लू था। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 50 ही हैं, वे भी मंत्रालय में। मैंने अंतिम बार एक खतरनाक जादूगर को पकड़ते समय सूचना और चेतावनियों के लिए रक्षक विभाग द्वारा इस उल्लू का प्रयोग देखा था। अपनी माँ की बात सुनकर रीटा का खून और भी सूख गया। उसके हाथ पांव सफेद पड़ने लगे। वहीं मैडम सविता ने आगे कहा, आमतौर पर मंत्रालय या किसी प्रशासनिक कार्य के लिए भारतीय ईगल आउल नस्ल के उल्लू का प्रयोग किया जाता है। रीटा, सच बताना, कहीं तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया? या तुमने व्यापार में मगलुओं के साथ गड़बड़ तो नहीं की? रीटा थोड़ी भौचक्की होकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पहले भी लाइसेंस बनवा रखा है और समय पर अपना टैक्स भी जमा करती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी नहीं। क्या पता वो केवल कुछ सामान्य बातचीत करना चाहते। सामान्य बातचीत? मेरी जूती। मैडम सविता अब सख्त भाव में बोल रही थी। उन्होंने आगे कहा, सामान्य बातचीत के लिए सामान्य उल्लू भेजा जाता है, आपातकालीन उल्लू नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताते कि तुमने किस बखेड़े में अपना सिर दोबारा दे मारा है तो ना बताओ। मैं मंत्रालय जा रही हूँ, कोशिश करो कि मुझे ना पता लगे। मैडम सविता गुस्से से तपतपाती हुई तस्वीर में बाईं ओर चली गई। अब तस्वीर खाली थी। रीटा के अंदर एक अलग ही सिहरन का भाव दौड़ रहा था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। कमरे की प्रत्येक वस्तु को रीटा थोड़े संदिग्ध भाव से देख रही थी। उसके मन में कई बातें थी कि कहीं कोई संदिग्ध चीज उसके घर में तो नहीं है। उसके दिमाग में बुरे विचार बाढ़ के पानी की तरह भर गए। उसका दिमाग बार बार अलग अलग बुरी घटनाओं पर जा रहा था। कहीं उसने सच में व्यापार में कोई मूर्खता तो नहीं कर दी? कहीं उन 5 मुगलुओं को जो यहाँ घुस आए थे सब कुछ याद तो नहीं आ गया? कहीं उन्होंने पुलिस को तो सब कुछ नहीं बता दिया? अब क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। रीटा के सामने मेज पर लाजवाब खाने की प्लेट रखी थी, लेकिन अब सब कुछ बेस्वाद हो गया था। वो उठी और खिड़की के पास चली गई। बाहर खिलखिलाती धूप बिखरी थी। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे।
मेंढक धूप सेकने के लिए कुंड की दीवार पर आ बैठे थे। जंगल अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडा था। खिड़की के पास मेज पर रखे पौधे हल्की हल्की खुशबू फैला रहे थे। सब कुछ खुशनुमा था, लेकिन रीटा इस खुशनुमा माहौल के बिल्कुल विपरीत थी। वो चिंतित व उदास थी। तभी आसमान में एक बड़ी पक्षी की आकृति उभरी। पक्षी रीटा की ओर उड़कर आने लगा। रीटा ने पक्षी को देखा, वो एक उल्लू था। रीटा का मन अब और भी डूब गया। रीटा मन ही मन सोचने लगी कि ना जाने अब इसमें क्या है। उल्लू रीटा के पास खिड़की पर आकर हवा में ही रुक गया। उसके पंजों में एक बड़ा पैकेट था। उसने उल्लू से पैकेट ले लिया। उल्लू तत्काल वापस चला गया। रीटा हॉल के बीच मेज के पास आई। मेज ठसाठस भरी थी। उसने मेज पर थोड़ी जगह बनाई और पैकेट को वहां रख दिया। वह उस पैकेट को खोलने लगी। पैकेट में एक चॉकलेट का डिब्बा था। ये चॉकलेट का डिब्बा चौखुटी किताब जितना बड़ा था। उसके ऊपर ये शब्द लिखे थे, जानवरों की आकृति वाली चॉकलेट, जो जानवरों की तरह दिखती ही नहीं बल्कि आवाज भी निकालती हैं। 100% शुद्ध व नुकसान रहित, खाने में स्वादिष्ट, बच्चे भी खुश, अभिभावक भी खुश। तो सुनिए अपने मनपसंद जानवरों की आवाज और लीजिए चॉकलेट खाने का मजा। दरअसल ये चॉकलेट का डब्बा भी हेमंत के जन्मदिन का तोहफा था, जिसे रीटा ने ऑर्डर कर कर मंगाया था। रीटा ने चॉकलेट के डब्बे को एक पल देखा और फिर उसे मेज पर ही रख दिया। हेमंत के जन्मदिन का तोहफा ज्यादा देर तक उसका ध्यान नहीं बटा पाया। वो दोबारा चिंतित हो गई। वो अब भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मंत्रालय किस विषय पर बात करना चाहता है। घड़ी की सुई 4 पर पहुंच गई थी और सूरज भी पश्चिम में पहुंच गया था। अब सूरज की हल्की रोशनी ही झोपड़ी में आ रही थी और ठंड झोपड़ी में पसर रही थी। अंगीठी में आग कड़कने के बावजूद भी रीटा ने शॉल को कस कर लपेट रखा था। मंत्रालय की चिट्ठी लगभग 4 घंटे पहले आई थी। मेज पर बस अब एक गर्म चाय का कप था जो भाप उड़ा रहा था। मेज के बाकी सामान को कहीं और व्यवस्थित कर दिया गया था। मेज खाली थी, लेकिन फूलदान और हैंडल वाला शीशा अब भी वहीं था। रीटा शाम की चाय का आनंद ले ही रही थी कि तभी रीटा, मैडम सविता तस्वीर में आते हुए तेज आवाज में बोली। रीटा बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ में चाय का कप था, जिससे थोड़ी चाय छलक गई। रीटा गुस्से में बोली, आप क्या करना चाहती हैं? अगर मुझे हृदयाघात हो जाता तो? बहरहाल मैडम सविता के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वो मुस्कुराते हुए और उत्साही तरीके से बोली, जरा सुनो तो, मंत्रालय में क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं है, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। रीटा बेध्यानी से बोली, कोई बात नहीं, ये तो बस मिस रोजी और मंत्री से जुड़ी एक छोटी आम घटना ही तो है, मैडम सविता ने बनावटी व ललचाने वाले तरीके में कहा। रीटा की आंखें चौड़ी खुल गई। वो और उसकी माँ दोनों ही चटपटी बातों की शौकीन थी। रीटा ने चाय का कप मेज पर रखा और बोली, अगर बात मंत्रालय से जुड़ी है तो सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं पूरी बात सुनना चाहूंगी। मैडम सविता नाटकीय तौर से अपनी तस्वीर में बनी कुर्सी पर बैठी और आनंद लेते हुए बोली, देखो रीटा, मैं तो बस तुम्हारे पास आई चिट्ठी की जानकारी लेने गई थी, लेकिन वहां तो पहले से ही कुछ बखेड़ा हो रखा था। रक्षक विभाग के सहित पूरी तीसरी मंजिल को सीज कर दिया गया था। हॉल में लगी यक्षों की मूर्ति के पास सबकी तलाशी ली जा रही थी। यहाँ तक कि तीसरी मंजिल पर लगी सभी तस्वीरों को भी रोककर पूछताछ की जा रही थी। मंत्रालय के सभी निकासी द्वारों पर भी जांच चल रही थी। सभी अधिकारी व विभाग प्रमुख वहां थे, लेकिन सभी को बाहर रोके रखा था। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि इतने बड़े बखेड़े में मंत्री जी उपलब्ध ही नहीं थे। दरअसल मंत्री जी तो अपने ऑफिस में मिस रोजी से सुबह हुई घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे कि तभी मंत्री जी के ऑफिस से चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी उस ओर भागे। मैं भी तस्वीरों के माध्यम से वहां गई, लेकिन मंत्री जी के दफ्तर में कोई तस्वीर नहीं लगी है, इसलिए मैं बाहर की तस्वीरों में ही थी। मैडम सविता ने अब अपनी आवाज को और भी रहस्यमय बनाते हुए कहा, लेकिन रीटा, ऑफिस के अंदर से मिस रोजी और मंत्री जी की पत्नी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और मंत्री जी उन्हें शांत कर रहे थे। रुक जाओ मेरी महिलाओं, रुक जाओ, कृपया एक दूसरे के बालों को छोड़ दें। मंत्रों का प्रयोग नहीं। फूलन सम्मोहन, हे भगवान, सत्यानाश, बेड़ा गर्क। मंत्री जी की आवाज की नकल कर मैडम सविता रीटा को सारा प्रकरण सुना ही रही थी कि तभी एक भूरा उल्लू रीटा के पास मेज पर आ बैठा।
उसकी चोंच में एक चिट्ठी थी। उसके पीछे पीछे एक और भूरा उल्लू, जो आकार में पहले आए उल्लू से थोड़ा छोटा था, पहले आए उल्लू के पास ही मेज पर उतर गया। मैडम सविता भी अब मंत्रालय की बात छोड़कर उल्लुओं में जिज्ञासा दिखाने लगी। रीटा ने दोनों उल्लुओं से चिट्ठी ले ली। चिट्ठी देकर वे दोनों उड़ गए। रीटा ने पहले बड़े उल्लू वाली चिट्ठी खोली। चिट्ठी खोलते ही उसे स्पष्ट व उत्साही एक महिला की आवाज सुनाई दी। ये एक सवाक पत्र था, जो लिखने वाले की आवाज में संदेश सुनाता था। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस रीटा, आप जीती हैं आपकी सहेली पत्रिका का क्विज कॉन्टेस्ट। आपने पिछली पत्रिका में प्रकाशित प्रश्न का सही जवाब पहले देकर आप उन 20 लकी महिलाओं में शामिल हो गई हैं, जिन्हें मौका मिलेगा मिस कविता के साथ टी पार्टी में शामिल होने का। एक बार फिर बधाइयाँ। चिट्ठी के लिफाफे के अंदर एक छोटा कार्ड भी था, जिस पर इनविटेशन फॉर टी पार्टी लिखा था। साथ ही रीटा का नाम, एक रेस्टोरेंट का नाम व एक कमरा संख्या भी लिखी थी, और सबसे नीचे टी पार्टी की तारीख लिखी थी, 18 फरवरी सन 2020। अरे वाह रीटा, बधाइयाँ, मिस कविता के साथ टी पार्टी। तुम तो सच में ही भाग्यशाली हो, मैडम सविता ने खुश होते हुए बोला। रीटा के चेहरे पर भी खुशी साफ देखी जा सकती थी। तभी उस दिन का 9वां उल्लू खिड़की से होता हुआ मेज पर आ बैठा। उल्लू की चोंच में एक माचिस की डिब्बी जितना बड़ा बॉक्स था। रीटा ने उस बॉक्स को उल्लू से ले लिया। उल्लू तत्काल उड़ गया। आज तो उल्लुओं की बारिश हो रही है। इतनी उल्लू, कहीं तुमने अग्रघर्षण मंत्र का प्रयोग तो नहीं किया? मैडम सविता हैरानी के भाव से बोल रही थी। बहरहाल रीटा का ध्यान बॉक्स पर था। बॉक्स पर 3 शब्द लिखे थे, तुम्हारा प्यारा भाई। ये शब्द पढ़कर रीटा की भ्रकटी तन गई। वो बॉक्स को दूर फेंकने ही वाली थी कि तभी बॉक्स तेज आवाज के साथ फट गया। रीटा कुर्सी से पीछे जा गिरी। काला धुआं झोपड़ी में भर गया। रीटा फर्श से उठती हुई वह खिड़की के पास आई। उसके बाल बिखर गए थे, वह चेहरा काला हो गया था। वो गुस्से से बोली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रीटा के पीछे उसकी माँ तस्वीर से बोली, दोनों भाई बहनों में कितना प्रेम है, एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते रहते हैं। रीटा और भी चिढ़ गई। वो अपने हाथों से मुंह पर आए बाल को हटाते हुए बोली, प्रेम कद्दू।